नमस्कार दोस्तों, इस कोविड-19 सिचुएशन के अंदर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आज आपके दिल के लिए कुछ काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ काफी टॉपिक्स के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसके बारे में आपको पता चलेगा कि भाई अगर मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो मुझे कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं हूं निखिल पटेल और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। आइए हम जानते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पॉइंट पे है कि आप जिस कंपनी से आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ये आपको कहीं पे भी नोट करके रख लीजिए कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो होता है, ठीक है, वो काफी महत्वपूर्ण होता है कि उसी के ऊपर काफी कंपनियां टिकी हुई होती है, ठीक है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो होता है कंपनी का, वो हमेशा 90% से अप होना चाहिए। आईसीआर, जिसको इनकर क्लेम रेशियो बोला जाता है, वो IRDA की वेबसाइट के ऊपर हमेशा अपलोड होता है। वहां से आप देख सकते हो कि अगर 90% से अप उसका ICR है तो वो कंपनी अच्छी है, तो आप उस कंपनी के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच सकते हो। तो ये तो बात हो गई ICR की। अगर उसका कंपनी का ICR 90% से अप है तो आप उस कंपनी के अंदर ये हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। तो क्या अगर उस कंपनी का ICR 90% से ऊपर है तो आप सीधे से सीधा आप उस कंपनी में से हेल्थ इंश्योरेंस ले लोगे? नहीं दोस्तों, उसके आगे भी कुछ काफी पॉइंट्स है जिसके बारे में हम अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को बीच में से स्किप मत कीजिएगा। तो क्या है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस नहीं करोगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि आप मान लो कि किसी भी कंपनी में से आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो वो चेक कीजिए कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर उसके कितने नेटवर्क हॉस्पिटल है जिसका कैशलेस टाइम है उस हॉस्पिटलों के साथ। दूसरा ये चेक कीजिए कि आप जिस एरिया में रहते हो, आपके एरिया का जो भी पिन कोड है, उस एरिया के अंदर उस कंपनी के कितने कैशलेस हॉस्पिटल है। अगर 20 या 25 से भी ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल है तो उसके अंदर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच सकते हो। दूसरा टॉपिक है कि आप पॉलिसी लेने जा रहे हो, आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर वो कंपनी आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल नहीं दे रही है उस कंपनी के अंदर तो आपको उस कंपनी में से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। दूसरा है कि आपको उस कंपनी के अंदर आपको टॉप अप कवर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपको मिलना चाहिए, तो आप इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच सकते हो उस कंपनी के अंदर। दूसरा जो है प्री हॉस्पिटलाइजेशन, तो आपको कंपनी में चेक करना रहेगा कि उसमें आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन का कवर कितने दिन का मिलेगा। काफी कुछ कंपनियों में और काफी कुछ पॉलिसियों में हम देखने जाए तो जो स्टैंडर्ड जो रहता है वो है 30 डेज और 60 डेज। यानी कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो उसके पहले का 30 डेज के खर्चे या तो फिर 60 डेज के खर्चे, ये स्टैंडर्ड है। अगर 30 डेज मिलता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 60 डेज मिलता है तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें आपको क्लेम का वो आपको बेनिफिट ज्यादा मिल सकता है। उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। उसमें भी स्टैंडर्ड रहता है कंपनियों का हर एक पॉलिसी के अंदर 60 डेज और 90 डेज। 60 डेज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और 90 डेज है अगर तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी 60 डेज है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का कवर है कि नहीं है वो मैटर करता है पॉलिसी के अंदर। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय वो रहेगा कि ट्रीटमेंट कवर। कुछ कंपनियां जो ऑल डे के ट्रीटमेंट कवर करती है, कुछ कंपनियां ऐसी है जो है वो कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो जो कवर करती है। डे के ट्रीटमेंट यानी कुछ ट्रीटमेंट ऐसी होती है, कुछ डिसीज ऐसी होती है जिसमें आपको हॉस्पिटल के अंदर 24 घंटे एडमिट नहीं होना पड़ता है, ठीक है। डॉक्टर 2 या 3 घंटे के अंदर सर्जरी करके आपको डिस्चार्ज देते हैं। तो वो जो ऑपरेशन होगा, वो जो डिसीज होगी, वो जो ट्रीटमेंट होगी, वो आपकी पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होगी कि नहीं होगी, वो आपको खास ध्यान लेना है। अगर वो सर्जरी ये कवर होती है ट्रीटमेंट, ठीक है, यानी कि कैटरेक्ट हो गया
अपेंडिक्स हो गया, ठीक है। तो वो सब जो होते हैं वो डे के ट्रीटमेंट होती है, वो कवर होती है कि नहीं होगी। अगर होती है तो आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए उस कंपनी के अंदर। दूसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रूम रेंट। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मान लो कि हमने 2 लाख का लिया, 3 लाख का लिया, तो हमें 3 लाख तक का जो भी खर्चा होगा वो हमें मिलेगा। हाँ मिलेगा, लेकिन रूम रेंट के अंदर सभी कंपनियों के अंदर दोस्तों कैपिंग रहती है। जैसे कि कुछ कंपनियों के अंदर कैपिंग होती है 1% की, कुछ कंपनियों के अंदर रहती है 2% की, ठीक है। और कुछ कंपनियों के अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी के अंदर रहता है, हाँ जो भी एक्चुअल होता है वो खर्च मिलता है। लेकिन ये जो 1% और 2% का माजरा क्या है, तो मैं ये आपको बताऊंगा कि मान लो कि आपने 2 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, ठीक है, और कुछ कंपनी के अंदर रूम रेंट की जो एलिजिबिलिटी है आपकी वो 1% है, तो 2 लाख का 1% हो गया 2000, ठीक है। तो आप 2000 तक का रूम ले सकते हो। अगर आप 3000 वाला रूम लेते हो तो आपको जो 1000 का डिफरेंस है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ कंपनियों के अंदर होता है 2% का कैपिंग होता है। मान लो कि 2 लाख का आपने बीमा लिया है, सम एश्योर्ड लिया है, और तो उसमें 2 लाख का 2% यानी 4000, ठीक है। तो आप 4000 तक का रूम आसानी से ले सकते हो। तो ये डिफरेंट है 1% और 2% में। तो मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आपको पॉलिसी के अंदर 2% या एक्चुअल जो भी खर्चे होंगे वो मिलते हैं तो आप इस पॉलिसी के बारे में लेना सोच सकते हो। अगर 1% मिल रहा है तो मैं आपको प्रेफर नहीं करता हूं कि आप उस पॉलिसी को लें। 2% या उससे ज्यादा अगर आपको रूम रेंट की एलिजिबिलिटी मिलती है तो ही आप वो पॉलिसी खर्चिए। 1% अगर मिलता है तो आपको पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, बाद में आपकी मर्जी। और दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो को पेमेंट यानी कि कस्टमर को पे करना होता है जो भी एक्सपेंस जो होता है, ठीक है। मान लो कि किसी की ये कंडीशन कब लागू होगी, मान लो कि किसी व्यक्ति की एज 60 साल या 60 साल से ज्यादा है, ठीक है। तो कंपनी वहां पे, क्योंकि उसका क्या है कि अगर वो सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा उसकी एज है, तो उसका रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ज्यादातर कंपनियां क्या करती है, आफ्टर 60 इयर्स किसी को पॉलिसी नहीं देती है। लेकिन कुछ कंपनियां देती है तो उसको एक कंडीशन रखती है कि भाई मान लो कि आपको जो भी खर्चा आएगा उसमें से 10% या 20% आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि 1 लाख का खर्चा है तो 10,000 आपको कस्टमर को पे करना पड़ेगा, बाकी का जो रेस्ट ऑफ अमाउंट रहेगा वो कंपनी पे करेगी। तो ये कंडीशन यानी कि एग्रीमेंट हो गया कंपनी और कस्टमर के बीच में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं को पेमेंट, यानी कि जितना भी साल के दौरान जितना भी खर्चा आएगा उसका 10% कस्टमर को भुगतान करना पड़ेगा और बाकी का जो रेस्ट ऑफ अमाउंट रहेगा वो कंपनी पे करेगी। तो ये रहता है को पेमेंट। तो ये जो कंडीशन होता है वो 60 इयर्स के बाद कोई कंपनी लेती, कुछ कस्टमर लेते हैं तो उसको ये लागू होता है। लेकिन कुछ पॉलिसियां ऐसी होती है जो बहुत सस्ते प्रीमियम में कंपनी प्रोवाइड करती है, तो उस पॉलिसी के अंदर भी ये जो कैपिंग है कस्टमर को पेमेंट वाली वो रूल्स होता है। तो आपको चेक कर लेना है कि आप जो पॉलिसी ले रहे हो उसमें कुछ को पेमेंट है या नहीं है। अगर को पेमेंट है तो मैं नहीं प्रिफेयर करता कि आपको उस पॉलिसी को लेना चाहिए। अगर 60 के बाद आप पॉलिसी ले रहे हो तो वो तो डेफिनेटली को पेमेंट आने वाला है। लेकिन आपकी उम्र 60 साल नहीं हुई है और उस पॉलिसी के अंदर को पेमेंट है तो मैं प्रिफर नहीं करता हूं कि आप उस पॉलिसी को लें। अगर को पेमेंट नहीं है तो आप उस पॉलिसी को ले सकते हो। 60 साल के बाद आप ले रहे हो लेकिन उसमें को पेमेंट है तो वो मैं प्रिफर करता हूँ, वो तो डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। तो ये था को पेमेंट का डेफिनेशन कि कब लगेगा आपको को पेमेंट और कितनी एज के बाद लगेगा, कितनी एज के बाद पहले नहीं लगेगा। दूसरा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है अल्टरनेट मेडिसिन। अल्टरनेट मेडिसिन के अंदर आ गया कि भाई आयुर्वेदिक आ गया, होम्योपैथिक आ गया, यूनानी आ गया। तो ये सब जो मेडिसिन का जो कॉस्ट होता है वो आपके पॉलिसी के अंदर कवर है या नहीं है वो आपको जान लेना जरूरी है। अगर ये जो कॉस्ट मेडिसिन की कॉस्ट कवर है तो अच्छा है, आप पॉलिसी ले सकते हो। दूसरा है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स होता है दोस्तों, यानी कि आप यंग हो, अगर मान लो कि आपकी उम्र 25 साल 30 साल या 33 साल है तो मैं बोलूंगा आज ही आपको अपनी पॉलिसी परचेस कर लेनी चाहिए। क्योंकि सीधा स्वाभाविक है कि अगर आपकी उम्र कम है तो आपका रिस्क फैक्टर भी कम होगा। तो जैसे जैसे आपकी पॉलिसी बढ़ेगी आपको हर एक साल नो क्लेम बोनस मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो सम एश्योर्ड है बीमा राशि है वो बढ़ती जाएगी। तो आपको एक्चुअल में जब आपकी उम्र हो जाएगी तब आपको मेडिक्लेम की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो बोनस जो इकट्ठा हुआ होगा वो आपको बेनिफिट दे सकता है। तो ये नो क्लेम बोनस है। नो क्लेम बोनस आपको कितना मिलेगा, ठीक है। मान लो कि इस साल में आपने कोई क्लेम नहीं लिया है और नेक्स्ट साल जब आप रिन्यूअल कर रहे हो तो
उसमें आपको बेसिक सम एश्योर्ड का कितना % नो क्लेम बोनस मिलेगा वो आपको जान लेना है। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग पॉलिसियों के हिसाब से अलग हो सकता है। स्टैंडर्ड जो रहता है वो 25%, 10% और 5% होता है। आपको चेक कर लेना है कि वो कितना होता है। 25% अगर बोनस मिलता है तो मैं वो प्रेफर करता हूँ तो वो पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन यानी कि अगर मान लो कि आपने फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे या 3 बच्चे में आपने फैमिली में आपने पॉलिसी ले रखी है। मान लो कि कोई कारण किसी सिचुएशन में कोई एक व्यक्ति को एडमिट होना पड़ता है अस्पताल में, और मान लो कि उसने 3 लाख का बीमा लिया हो, और उस डिसीज के दौरान, उस रोग बीमारी के दौरान उसका 3 लाख खत्म हो जाता है, और उसी साल के दौरान बाकी फैमिली मेंबर को एडमिट होना पड़ता है, तो उसको भी एक्स्ट्रा कवर यानी रिस्टोरेशन का जो बेनिफिट है वो बाकी के मेंबर को मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपको जान लेना है। और किस कंडीशन में मिलेगा, उसका कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है या नहीं होता है वो आपको जान लेना जरूरी है। अगर कंपनी एक्स्ट्रा प्रीमियम के बारे में बोल रही है तो वो पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि रिस्टोरेशन का जो बेनिफिट होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, यानी कि पॉलिसी लेने से पहले आपको कोई रोग बीमारी है तो वो कंपनी आपको कितने टाइम के बाद वो कवर करेगी। स्टैंडर्ड जो रहता है वो कंपनी या 4 साल या 3 साल बाद वो कवर करती है, लेकिन अभी मार्केट में कुछ कंपनियों के अंदर ऐसी भी पॉलिसियां लॉन्च हुई है जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को आपको 1 साल के बाद में भी कवर करती है। तो वेटिंग पीरियड जितना कम रहेगा वो इतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो वो आप अपने एजेंट या एडवाइजर से पूछ सकते हो कि वेटिंग पीरियड कितना रहेगा। उसके बाद का जो पॉइंट है वो एम्बुलेंस एक्सपेंसेस जो रहेगा वो आपके साल के दौरान कितना मिलेगा। जो भी अलग कंपनियों में एक स्टैंडर्ड रहता है 1500 रुपए या 2000 रुपए या 3000 रुपए, वो डिपेंड्स करता है कि आपको इंडिविजुअल में पॉलिसी ले रहे हो या फ्लोटर में ले रहे हो। उसके हिसाब से ये अलग अलग रहता है कि एम्बुलेंस का आपको साल के दौरान एक पॉलिसी में आपको इतना तक आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद का नेक्स्ट बेनिफिट है आरटीए बेनिफिट्स। आरटीए बेनिफिट्स मीन्स की रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का बेनिफिट रहता है। मान लो कि आप बाइक लेके जा रहे हो, आपने हेलमेट पहना हुआ है और आपने कोई कानूनी भंग नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, ठीक है, तो आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड जो बीमा होता है, मान लो कि आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया हुआ बीमा खरीदा है, तो उसका जो एक्सपेंस रहेगा, ठीक है, वो 5 लाख में से नहीं कटेगा, वो आपको उसका जो एक्सपेंस हो और अलग से दिया जाएगा। वो होता है आरटीए बेनिफिट। तो वो कितना तक मिलेगा बेसिक का, आपका मान लो कि 5 लाख का लिया है तो उसका कितना % तक आपको वो एक्स्ट्रा अलग से बेनिफिट मिलेगा वो आपको जान लेना जरूरी है। जो स्टैंडर्ड जो होता है वो 25% तक मिलता है, यानी कि 5 लाख का आप ले रहे हो तो उसका 25% 1,25,000, ठीक है, तो उसका आपको अतिरिक्त बेनिफिट मिलेगा आपको इस पॉलिसी के अंदर। तो वो आपको पूछ लेना है एजेंट एडवाइजर को वो कितना मिल सकता है। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट वो जो रहेगा, वो नेक्स्ट पॉइंट वो होता है मैटरनिटी कवर। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि मैटरनिटी जो है वो कोई डिसीज नहीं है, वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। हाँ, तो वो ये जो कंपनियां हैं, जो पहले कुछ कंपनियां कवर नहीं करती थी, लेकिन अभी कुछ कंपनियां हैं, कुछ पॉलिसी ऐसी लॉन्च हो चुकी है मार्केट में जो मैटरनिटी का जो एक्सपेंसेस है वो कवर करती है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कोई डिसीज नहीं है, ये अपने हमारी लाइफ का एक पार्ट है। तो कंपनी ये हमको बेनिफिट्स दे रही है तो सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी रख रही है, ठीक है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, ठीक है, तो पहली टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर ये होती है कि मान लो कि कोई कंपनी आपको मैटरनिटी का कवर दे रही है, ठीक है, प्रेगनेंसी का बेनिफिट आपको दे रही है, तो उसमें सबसे पहले कंडीशन ये रहेगी, कंपनी आपको बोलेगी कि आपका 3 साल तक हम आपको प्रेगनेंसी यानी मैटरनिटी का एक्सपेंसेस का जो बेनिफिट है वो हम नहीं देंगे। आफ्टर 3 इयर्स हम आपको वो बेनिफिट्स देंगे, ठीक है। तो वो कितना देंगे, ठीक है, भाई नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कितना देंगे, सिजेरियन होगी तो इतना देंगे, ठीक है। तो वो कुछ कंडीशन होती है, वो आपको पूछ लेना है अपने एजेंट से कि वो कितना वेटिंग पीरियड रहेगा और कहाँ कितना तक एक्सपेंसेस आपको देने वाली है। उसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा हेल्थ चेकअप। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग पॉलिसियों में अलग अलग हेल्थ चेकअप के बेनिफिट मिलते हैं। कुछ जो स्टैंडर्ड होता है तो वो होता है कि मान लो कि कंटिन्यू 3 साल तक आपको कोई क्लेम नहीं लेते हो, तो नेक्स्ट 4थे साल जब आप रिन्यूअल करोगे तो आप कंपनी एक अमाउंट आपको कंपनी प्रोवाइड करती है हेल्थ चेकअप के लिए। तो वो आपको पूछना है कि अपने एजेंट को भी वो कितना हमको बेनिफिट मिलेगा। कुछ पॉलिसी में ऐसा होता है कि आपको एवरी ईयर नो क्लेम, मान लो कि इस साल आप क्लेम नहीं ले रहे हो तो नेक्स्ट रिन्यूअल जब आप करोगे तो उसमें आपको
हेल्थ चेकअप बेनिफिट मिलेगा। उस साल भी आप कोई क्लेम नहीं लेते हो तो उसके नेक्स्ट ईयर आप जब रिन्यूअल करोगे तो उसमें भी आपको रिन्यूअल में आपको हेल्थ चेकअप बेनिफिट मिलेगा। तो वो हेल्थ चेकअप बेनिफिट कितना मिलेगा वो आप समय शुल्क के हिसाब से अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो आपको जान लेना जरूरी है वो कितना हेल्थ चेकअप मिलता है। उसके बाद है ई मेडिकल ओपिनियन। आज ये काफी कंपनियों में ई मेडिकल ओपिनियन हो चुका है। मान लो कि आपका पास्ट का कुछ भी डायग्नोसिस रिपोर्ट्स या मेडिकल जो भी रिपोर्ट्स है ब्लड के, यूरिन के या फिर MRI CT स्कैन हो गया, तो वो आप ऑनलाइन अपलोड करके कंपनी को भेज सकते हो। वहां के जो भी उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो गए कंपनी के, वो आपको फ्री में कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल ओपिनियन देंगे आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो ये भी एक अच्छा फीचर्स है, तो वो भी आपको जान लेना है आपकी कोई पॉलिसी में आपको वो बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद है दूसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा वेलनेस फैक्टर। ठीक है, तो वेलनेस फैक्टर के अंदर ये रहता है कि कंपनी आपको हर साल मैगजीन प्रोवाइड करती है आपको अपने आप को फिट रखने के लिए। तो क्या है कि वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी आपको जान लेना जरूरी है। वो आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड करवाती है कंपनी है कि आप अपने आप को हेल्थी फिट रखने के लिए कौन कौन सी टिप्स यूज कर सकते हो, क्या क्या आपको प्रिकॉशन रखने चाहिए। ठीक है, तो वो सब पूरा मैगजीन प्रोवाइड करती है। वो आपको मिलता है कि नहीं मिलता है वो आप अपने एडवाइजर से पूछ सकते हो। उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो हमारा ओपीडी रहेगा कि भाई ओपीडी हमारा कितना कवर रहेगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शनल बेनिफिट रहते हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ऑप्शनल बेनिफिट। तो वो आपको कहाँ तक कितना ओपीडी कवर होगा, ठीक है, क्या क्या कंडीशन रहेगी, पर ओपीडी आपको कितना कवर मिलेगा, ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है। अभी ये जो नेक्स्ट हमारा ये जो पॉइंट रहेगा वो एक बहुत ही खास पॉइंट है न्यू बॉर्न बेबी कवर का। कि मान लो कि हस्बैंड वाइफ की पॉलिसी चल रही है और उस पॉलिसी के दौरान किसी बेबी का बोर्न हो रहा है उसके फैमिली के अंदर, ठीक है, तो उसको उस साल तक उस साल के अंदर कितना कवर मिलेगा, किस कंडीशन पे मिलेगा, उसका कुछ अलग से प्रीमियम रहेगा या नहीं रहेगा, वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है, वो आपको जान लेना जरूरी है कि उसको कितना कवर मिलेगा, किस कंडीशन पे मिलेगा। ठीक है, तो और दूसरा जो हमारा एक लास्ट टॉपिक है ये कि प्रीमियम। मान लो कि आप पॉलिसी ले रहे हो, ठीक है, तो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल होने वाला है आपका। ठीक है, तो लाइफ टाइम आपका सेम प्रीमियम तो रहने वाला नहीं है, प्रीमियम बढ़ने वाला है। तो आपको ये चीज खास जान लेने की जरूरत है कि जो भी प्रीमियम बढ़ेगा आपकी पॉलिसी का, वो कब बढ़ेगा और किस कंडीशन पे बढ़ेगा। ठीक है, तो ज्यादातर किस किस कंडीशन पे बढ़ता है वो मैं बता देता हूँ। पहला तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है व्यक्ति का डिसीज का रिस्क भी बढ़ता है। ठीक है, तो उस हिसाब से प्रीमियम बढ़ता है। दूसरा होता है जब जब गवर्नमेंट सर्विस टैक्स बढ़ाती है तब प्रीमियम बढ़ता है, क्योंकि जैसे सर्विस टैक्स बढ़ेगा तो वो भी इसी में मान लो कि आज 18% है, कल गवर्नमेंट 20% कर दे, ठीक है, टैक्स, तो 2% बढ़ेगा। ठीक है, तो वो आपको प्रीमियम में प्लस हो जाएगा। दूसरा जो है वो आपका कैसे बढ़ेगा प्रीमियम, तो हर 4 साल या 5 साल में महंगाई बढ़ती रहती है। ठीक है, तो महंगाई के हिसाब से भी अस्पताल के खर्चे जो है वो भी आजकल बढ़ने लगे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से महंगाई के हिसाब से भी प्रीमियम बढ़ते रहते हैं, तो इस हिसाब से प्रीमियम बढ़ते हैं। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको कवर किया है इस वीडियो के अंदर, आई होप कि आप सभी को मालूम होगा कि आपको पॉलिसी लेते वक्त आपको कौन कौन सी चीजें का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी कंपनियां, मान लो कि आज मार्केट के अंदर मोर देन 28 हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, और मैं बता दूं कि मेरा खुद का जो पहले पॉलिसी है, मेरे फैमिली का जो पॉलिसी है वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर है। ठीक है, तो मैंने भी स्टार हेल्थ क्यों चुना, ठीक है, तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया, ठीक है, वो पहले मैंने स्टडी की है कि भाई स्टार हेल्थ के अंदर मुझे ये इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो किस कंडीशन पे मिल रहे हैं, तो ये जो पूरा मैंने स्टडी किया था। ठीक है, बाद में मैंने स्टार हेल्थ का पॉलिसी लिया। आज मेरे खुद के 5 से 6 पॉलिसी अलग अलग स्टार हेल्थ के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स मैंने परचेस किए हुए हैं, 5 से 6 प्रोडक्ट्स मैंने परचेस किए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने जो चीजें मैंने परचेस करते वक्त ध्यान रखा था वो पॉइंट्स मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि ये जो पॉइंट्स है वो आपको मालूम हो गए होंगे। ठीक है, और आप जब किसी भी कंपनी में पॉलिसी लेने जाओगे तो आप इस जो पॉइंट है वो अपने एजेंट के जिस भी एडवाइजर से आप ले रहे हो तो उसके साथ जरूर डिस्कस कीजिएगा कि ये जो बेनिफिट्स वो मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो किस कंडीशन पे मिलेंगे। और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस
मुझसे खरीदना चाहते हो तो मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको, तो आप मुझे कॉल करके भी हेल्थ इंश्योरेंस मुझसे परचेस कर सकेंगे। मैं आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का एक अच्छा प्रोडक्ट, आपकी एज कितनी है, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उसके हिसाब से प्लान करके मैं आपको एक बेस्ट प्रोडक्ट में सजेस्ट करूंगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का। और दोस्तों ये सब चीजें हमने यहाँ डिस्कस कर ली है। और आखिर में अगर आपको मेरा जो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ वो इस टॉपिक पे करने वाला हूँ कि ये जो मैंने वीडियो बनाया आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आप पॉलिसी लेने वाले हो, ठीक है, तो पॉलिसी लेने के बाद आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप हमारे वीडियो को मिस ना करें, ठीक है। नमस्कार।